क्रैश कोर्स का डे 81 है, यानी आपकी टोटल अब आज की क्लास मिला के 10 क्लासेस बची डे 80, ठीक है। अब कई छात्र ये उम्मीद कर रहे थे सर रीजनिंग वगैरह, मैंने उसके जो रीजनिंग के टॉपिक्स वगैरह आपके कवर किए थे यानी चेक किए थे, उसके अंदर जो सिलेबस में दिया है वो अधिकांश ऐसा पोर्शन दिया है बच्चों जो यहाँ पे कराना, अब कागज मोड़ना ये वो वैन डायग्राम वगैरह, तो इतने क्वेश्चन आपके आते हैं नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है। एक बार इसको कवर कर लेते हैं जितना पोर्शन है। और अब उत्तराखंड भी देखना क्रैश कोर्सेज के अंदर, उत्तराखंड भी बहुत ज़्यादा नहीं कराऊंगा मैं, यानी उत्तराखंड में आपको अब बाई किताब पकड़ के बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे से इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार का रिवीजन आप मान के चलिए। 90 जो क्लासेस आपकी हो रही हैं काफ़ी मददगार साबित होंगी, क्योंकि हिंदी हमने इसमें ठीक ठाक कवर की हुई है पहले ही। इसके अलावा हमने जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो ठीक ठाक कवर किया हुआ है, दूसरी चीज़। तीसरा चीज़ हमने इसके अंदर आपने चेक किया होगा, जैसे करंट अफेयर की मैंने अलग अलग से क्लासेस दी हैं, एनसीईआरटी लगभग हमने इसके अंदर कवर की है। तो यानी आप क्रैश कोर्सेज को टोटल ओवरऑल ओवरव्यू करेंगे और आपने साथ में लूसेंट ऑब्जेक्टिव वगैरह अच्छे से तैयार किया, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव तैयार किया है, तो आपका कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम के लिए ये काफ़ी है, यानी सफिशियंट अपने आप में है। और आप इतना अगर करके जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल तक तो आप मान के चलिए आपको वहाँ निराशा नहीं होगी, यानी आपको वहाँ किसी भी केस में मान के चलिए आप निराश नहीं होगे। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह चल ही रही है, उसको सही तरीके से आप लोग कीजिए, उसको उसके मतलब ये नहीं कि यार हम ईमानदारी के साथ कीजिए, ठीक है। हिंदी में अभी 20 नंबर की इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कौन सा चीज़ वहाँ पे आपके लिए टैकल करना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो हिंदी बार बार इसलिए 20 नंबर की अलग अलग तरीके से पूछी जा रही है ताकि आपके एग्जामिनेशन हॉल तक उससे आप अभ्यस्त रहें, यानी उसकी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से रहे, ठीक है। बाकी उत्तराखंड आप अच्छे से पढ़े हुए हैं, जीएस आप रेगुलर उसके टच में रहते हैं। माह दिसंबर में एक काम करेंगे, एक महीना रैंडम जीएस पढ़ लेंगे, देखी जाएगी, ठीक है। यानी जो पटवारी का एग्जाम होता है तब तक एक माह रैंडमली जीएस पढ़ लेंगे, तब तक पुलिस का पेपर होता है तो क्रैश कोर्स वगैरह कंप्लीट करते हैं। उस एक माह में हो सकता है कि जीएस के 80% क्वेश्चन वहीं से आ जाएं, 30 जीएस तो हो सकता है 20 क्वेश्चन जीएस के वहीं से देखने को मिले। तो क्या पता कहाँ भाग्य लिखा है, क्या पढ़ के क्या मिल जाए, ठीक है। तो डे 81 देखना, ठीक है। ये भूगोल वाला पोर्शन हमारा चल रहा था। पहला देखना जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, पहला लिखना। इसमें ऑप्शन जब आता है उपयुक्त सभी आता है या इनमें से, जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा करता है कौन सा नहीं आता है, एक ऑप्शन होगा जो नहीं करेगा, ठीक है। देखो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक पूरा लिखना है, ठीक है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक यानी कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हमारी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, ठीक। इसमें हमेशा याद रखना बच्चों क्या क्या कारक हो सकते हैं। सबसे पहले होता है 3 प्रकार के कारक होते हैं। एक तो लिखो भौगोलिक कारक यानी फिजिकल, ठीक है। यानी भौगोलिक कारक उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, लाइक वहाँ पर कितना आपकी जल की उपलब्धता है, वहाँ का लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जल की उपलब्धता लिखो यानी वाटर कितना है वहाँ पर भू आकृति कैसी है, यानी लैंड कैसा। ऐसा तो है नहीं कि आपने खुद ही ध्यान दिया होगा मैदानी इलाकों में लोग बसना ज़्यादा पसंद करते हैं इन कंपेरिजन टू हिल एरिया, ठीक है। तो भू आकृति इस चीज़ को डिसाइड करती है। मृदा उपजाऊ है या नहीं है, जहाँ अच्छी खासी मृदा होगी लोग वहाँ बसना पसंद करेंगे। वहाँ की जलवायु अगर रहने लायक होगी तो वहाँ वो रहना पसंद करेंगे। यानी ये कारक जो होता है जनसंख्या को बहुत हद तक प्रभावित करता है कि लोग कहाँ बसें, ठीक है। इसके अलावा आता है बच्चों एक आर्थिक कारक, इकोनॉमिकल, ठीक है। आर्थिक, जिन इलाकों में खनिज संसाधन होते हैं लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी आमदनी भी उससे बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा उस जगह पे नगरीकरण कितना है, लोग नगरीय भाग में हैं या नहीं है, वहाँ औद्योगिकरण कितना है, नगरीकरण लिखो। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन लिख लो, ठीक है, औद्योगिकरण। ये जो फैक्टर हैं बेसिकली आर्थिक कारक है जो कि ये अपने आप में डिसाइड करते हैं। इसके अलावा होता है बच्चों सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, ठीक है। सामाजिक व सांस्कृतिक यानी सोशल और जो आपके ये हैं क्या क्या कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं या जो यहाँ पे फैक्टर होते हैं, ये भी अपने आप में किस चीज़ को डिसाइड करते हैं, किसी स्थान की जनसंख्या, क्योंकि लोग कहाँ रहना है कहाँ बसना पसंद करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली फैक्टर होते हैं जो कि लोगों की तय करते हैं कि लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, ठीक। इसके अलावा आता है जनसंख्या परिवर्तन अगर हो रही है, सडनली अगर जनसंख्या परिवर्तन होती है तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं, ठीक है। लिखो जनसंख्या परिवर्तन यानी अगर आपकी जो जनसंख्या है उसमें अगर चेंजेस आ रहे हैं यानी जनसंख्या परिवर्तन हो रही है, इसके लिए क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। जन्म कितनी हो रही है, मृत्यु कितनी हो रही है, लोग प्रवास कितना कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से लिखूँ, यानी जनसंख्या परिवर्तन जन्म के आधार पर, कम जनसंख्या पैदा हो रही होगी तो जनसंख्या का स्ट्रक्चर चेंज होगा, ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहेंगे उससे बढ़ेगा। मृत्यु का लेवल देखेंगे कितना हो रहा,
प्रवास देखेंगे कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थानों पर कैसे जा रहे हैं, तो उस स्थान की उस पर्टिकुलर जगह की जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा अपने आप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेंस जो लोग रहते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा घनी जनसंख्या किस महाद्वीप में है, वो लिखो एशिया, ठीक है। लिखो विश्व की सर्वाधिक घनी जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व लिखो, जनघनत्व यानी जनघनत्व का मतलब एक पर्टिकुलर इलाके में सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं एवरेज, वो एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ठीक है। यानी अगर आप एशिया महाद्वीप में जाओगे तो आपको प्रति 1000 मीटर में कितने लोग मिल जाएंगे, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप है जो पूरा बहुत ज्यादा घना है। यहाँ कई फैक्टर हैं जो यहाँ रहने लायक कंडीशंस को क्रिएट करते हैं, तभी देखा होगा एशिया महाद्वीप में जनसंख्या भी इतनी ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा लिख लीजिए आप, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसको किसने डेवलप किया था, कौन से अर्थशास्त्री थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एस या किसी एग्जाम आयोग के द्वारा, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर में आता है। तो लिखो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसकी अवधारणा लिखो, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, ठीक है। मानव विकास अवधारणा, मानव विकास अवधारणा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, का विकास का मतलब जनक किसको कहा जाता है, लिखो, या इसका प्रतिपादन लिख दो आप लोग, महबूब उल हक का प्रतिपादन किसने किया, महबूब उल हक के द्वारा इसका क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया। ये अर्थशास्त्री हैं बच्चों, 1990-91 के दौर में इन्होंने एक मानव विकास का अवधारणा को जन्म दिया, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा शिक्षा का लेवल कैसा है, प्रति व्यक्ति आय का लेवल कैसा है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य का लेवल क्या है कि लोग कितना जीना चाहते हैं वाली बात, ठीक है। ये तीन बेसिकली इसमें फैक्टर होते हैं जो कि किसी भी देश के मानव विकास की अवधारणा का वो होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं, ठीक है। शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य वगैरह। तो महबूब उल हक के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, मानव विकास की अवधारणा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रहता है। इसके अलावा आता है इसके क्या क्या उपागम हो सकते हैं, यानी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लिखो मानव विकास के महत्वपूर्ण उपागम, मानव विकास के उपागम, ठीक है। ह्यूमन, ये 12th की एनसीईआरटी में है कि उपागम। इसके अंदर 3-4 चीजें आती है बच्चों, एक तो आय देखी जाती है, कल्याण देखा जाता है, एक न्यूनतम आवश्यकता देखी जाती है, क्षमता देखी जाती है, ठीक है। लिखो आय, एक तो आय उपागम होता है, एक लोगों का कल्याण उपागम होता है, ठीक है। क्या लिखा आपने, आय उपागम, कल्याण उपागम, इसके अलावा न्यूनतम आवश्यकता और क्षमता उपागम, ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता कि किसी इंसान की जो मिनिमम नीड है वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम, ठीक है, उसकी कैपेसिटी का देखी जाती है। तो ये चीजें बेसिकली मानव विकास के उपागम के अंदर अपने आप में सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, लिखो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। और इस बार जो इसको लिखना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम लिखना, और इस बार जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है SDI 2022 21-22 के लिए जो आया था, उसमें इंडिया की रैंक आई है 132, यानी भारत 132वें स्थान पर इसमें रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 के आंकड़ों के हिसाब से। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। अगला लिखना आप लोग, 3-4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भारत में बड़े बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे या भारत में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए गए थे जब भारत आजाद हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड थी, सेकंड पंचवर्षीय योजना में आपका उद्योगों पर बल दिया गया था औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, तो उसमें कुछ स्थापित किए थे इस्पात संयंत्र। पहला लिखो राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात
संयंत्र। ठीक है, ये बच्चों जर्मनी के सहयोग से 1959 में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है भारत ने राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की थी, जर्मनी के सहयोग से आएगा। और कब की गई थी अगर पूछता है तो 1959 उड़ीसा के आसपास। ठीक है, 1959 में जर्मनी के सहयोग से। दूसरा इसी प्रकार से बच्चों एक भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, यहां से प्रश्न आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं इसमें से। संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक, यहां से जो क्वेश्चन आता है इसको ध्यान रखना, ये किया था सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में, और इसका 1959 से इसका भी उत्पादन शुरू हुआ। ठीक है, ये है कहां पर, छत्तीसगढ़ में। और अगर क्वेश्चन पूछता है किस देश की सहायता से इसको शुरू किया गया था, उस टाइम सोवियत रूस को सोवियत संघ बोला जाता था। ठीक है, मतलब उस टाइम ये पूरा एक वो था, यूनियन था, जिसमें रसिया इनका हेड था और बाकी इसके जो सहयोगी देश थे। बाद में 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, तो सोवियत संघ का विघटन होने के बाद कई देश टूटे थे, अलग हो गए थे, तब जाके उसमें से एक सेपरेट रूस भी निकला था। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आता बच्चों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जो कि वेस्ट बंगाल में है, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, यह है बच्चों पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर ये पूछता है कि कब से, मतलब किसके सहयोग से हुआ था, तो आप बताओगे यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन भी बोलते हैं। ठीक है, किंगडम। अब कई बच्चों को यूके, कई बच्चों को यूनाइटेड किंगडम बच्चों इंग्लैंड या वो नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे देश आते हैं, बहुत सारे, मतलब 5-6 आते हैं, उनमें से इंग्लैंड अपने आप में एक है। ठीक, जैसे आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, ये सब यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र इनकी सहायता से। ठीक है, अगला लिखो आप लोग बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है, इस प्लांट में भी 1962 से उत्पादन शुरू हुआ था, 1962 से इसका उत्पादन शुरू हुआ था इसमें। ठीक है, अगला लिखो आप लोग बोकारो, बोकारो का तापी बिजली घर जो है इस्पात संयंत्र है 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है, यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो बोकारो इस्पात संयंत्र, ठीक, ये हुआ था 1964 में। और ये 1964 में किसके सहयोग से अगर होता है तो ये भी पूछेगा सोवियत संघ, ऐसे लिख दो सोवियत संघ। ठीक है, इसको दोनों क्वेश्चन गलत मत करना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये भी सोवियत संघ से। तो आपको ये प्रश्न पता होने चाहिए कि राउरकेला किसके सहयोग से, भिलाई किसके सहयोग से, बोकारो किसके सहयोग से, इसके अलावा दुर्गापुर किसके सहयोग से, और ये चार के चार बहुत ज्यादा अपने आप में क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी। ये तो खैर आप लिख ही लोगे, मैं आपसे एक क्वेश्चन आपको एक बताऊं, एक चीज करना आप लोग ना, आज मैंने पहले बताया हुआ आपको, जितने भी महत्वपूर्ण भारत के जो पब्लिक सेक्टर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस गेल हो गया, सेल हो गया, इस प्रकार के भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ओएनजीसी है, ये महत्वपूर्ण जो महारत्न कंपनियां हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये महारत्न कंपनियां, इनकी स्थापना देख लेना, मेन सेल, गेल, ओएनजीसी वगैरह ये सब। ठीक है, ये देख के चले जाना कि आपका क्वेश्चन पूछ दे आपसे। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखोगे सेलम इस्पात संयंत्र कहां पर स्थित है। सेलम इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र है बच्चों, ये है अपने आप में तमिलनाडु में। 1982 से इस पे कार्य शुरू हुआ है। और ये जो सेलम इस्पात संयंत्र ये भी किसके सहयोग से बनाया गया है, सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से। ठीक है, उस टाइम पे अभी का सोवियत संघ के सहयोग से ही ये भी बनाया गया है। ठीक, 1982 से कार्यशील है। अगला लिखो भारत में पहली सफल आधुनिक सूती मिल, भारत की पहली सफल आधुनिक सूती मिल, मॉडर्न, ठीक है, आधुनिक सूती जो मिल है वो कहां पर अपने आप में स्टैब्लिश की गई, इसको ध्यान रखना। ये की गई 1954 में मुंबई में। ठीक है, लिखो 1854 में इसको सबसे पहले क्या किया गया था, पहली सफल मानी जाती है, और ये अपने आप में मुंबई में लिख देना ब्रैकेट में। ठीक है, अगला लिखो भारत में सर्वाधिक चीनी की मिलें कहां पर हैं, भारत की किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है, सर्वाधिक चीनी की मिल है बच्चों महाराष्ट्र में। कहाँ है,
महाराष्ट्र में भारत में सर्वाधिक क्या है अपने आप में चीनी की मिल है। अगला देखना, सर्वाधिक चीनी की मिल है महाराष्ट्र। अब क्या, क्योंकि गन्ना उद्योग जो है बच्चों वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर शिफ्ट हो चुका है। बहुत मतलब आप लोगों ने खैर इतना ध्यान नहीं देते होंगे, कहाँ देंगे फिर, वैसे भी इतना जरूरत भी नहीं है, की ओर शिफ्ट हो चुका है। जैसे पहले यूपी वगैरह में, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है, मैं गन्ना मिल की बात कर रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, इसको ध्यान रखना, ठीक। इसके अलावा जो नई औद्योगिक एलपीजी लिखो, भारत में किस वर्ष एलपीजी की घोषणा की गई थी, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 1991 में, और यहीं पे भारत की नई औद्योगिक नीति आई थी, ठीक है, नई औद्योगिक नीति, इसी के तहत उसमें भारत ने क्या करते हैं, अपनी बंद अर्थव्यवस्था को खोल दिया था, एलपीजी बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन 3 चीजों, ठीक है। अगला लिखना है, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल। लिखो, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन ये कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में भारत में जूट का क्या होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ भारत में कब से माना जाता है, 1941 से। जलयान उद्योग निर्माण, जलयान उद्योग निर्माण का प्रारंभ कब से माना जाता है, ये माना जाता है 1941 से। विशाखापत्तनम लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है, क्या लिखोगे ब्रैकेट में, विशाखापत्तनम। तो ये था आपका आज का डे 81 का क्या जीएस वाला पोर्शन। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये इस बार का जो पेपर है आपके पटवारी वगैरह जो भी एग्जाम होने वाला है, यूकेपीएससी जो कराने वाला है, इसमें महत्वपूर्ण जो सबसे ज्यादा रोल निभाएगा वो मान के चलना जीएस निभाएगा। यानी जो आपका जो लास्ट का 40 नंबर का पोर्शन है, जिसके अंदर रीजनिंग, जिसके अंदर जीएस और कंप्यूटर, ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा इन कंपैरिजन टू क्या, आपके जो अदर सेक्शन है लाइक उत्तराखंड और आपका हिंदी। क्योंकि यूकेपीएससी के पास पेपर है तो हिंदी तो मान के चलिए आप इतनी हार्ड नहीं पूछने वाला है, आप जितनी उम्मीद करके जाने वाले हैं, ठीक है, उतनी हार्ड नहीं आने वाली है। और उत्तराखंड का तो मत पूछिए, उत्तराखंड भी इतनी हार्ड नहीं आएगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, लेकिन 20, 25, 26, 27, 28 नंबर की जो आपकी उत्तराखंड है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में क्या है, हार्ड नहीं आने वाली, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखना। अब देखना कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड के मैं आपको बताता हूँ, और आपको आता ही है, पहली बार बता रहा हूँ, जो मैं उत्तराखंड बता रहा हूँ ना, अब जो उत्तराखंड टोटल बताई जाएगी वो फालतू नहीं बताई जाएगी, क्योंकि मैंने जितना बताना था आपको वो मोर देन सफिशिएंट है, यानी वो एक्स्ट्रा जो हो गया, मतलब अगर आप उतना भी अगर काम करके जाओगे तो आपका काम बन जाने वाला है, ठीक। देखिए, वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अगर क्वेश्चन आता है तो फ्रैंकम स्माइथ। कर लोगे ना, अपनी आत्मा, नहीं कर पाओगे तो खुद ही मतलब वो कीजिए ना कि लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, नहीं कर पाते हो तुम। वैली ऑफ फ्लावर्स किसने लिखी है, अगर क्वेश्चन आता है तो फ्रैंक एम स्माइथ, ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, स्माइथ है स्मिथ, फ्रैंक एम स्मिथ ने वैली ऑफ फ्लावर लिखी है, यानी फूलों की घाटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। कई बच्चे ना जैसे थोड़ा विवेक नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा रटने की उनकी आदत होती है, इंग्लिश वगैरह में थोड़ा अगर कमजोर मान के चलो, तो वैली ऑफ फ्लावर की जगह उसने गलती से फूलों की घाटी नामक पुस्तक किसने लिखा, और वहाँ इंग्लिश की ओर ध्यान नहीं दिया, आधे तो वहीं पे बेहोश, ठीक है, होते नहीं है। वैसे नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार कौन है, अगर ये क्वेश्चन आता है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। नगाड़े खामोश हैं गिरीश तिवारी गिरदा। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि नगाड़े खामोश हैं के रचनाकार, और जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगी मैं आपको एक काम दूंगा, वो आने वाले कल की वीडियो से पहले वो काम कंप्लीट रखना, ठीक है, आपका होना चाहिए वो काम किसी भी केस में हो। नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार गिरीश तिवारी गिरदा, ठीक है। इसके अलावा हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय की रचना किसने की है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय की रचना किसने की है। उत्तराखंड के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था, आज फिर बता रहा हूं, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त बर्थवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने इसकी रचना की है, ठीक है। अगला, शैलेश मटियानी का जन्मस्थल आपको पता है किस जिले से शैलेश मटियानी जी संबंधित है, अल्मोड़ा जिले से, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है, आप सब जानते हैं, शिव प्रसाद डबराल जी को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अल्मोड़ा, सॉरी
वाले जो शक्ति समाचार पत्र है उससे कौन से प्रमुख व्यक्ति जुड़े हैं? बद्रीदत्त पांडे जी जुड़े थे, ठीक है। शक्ति नामक समाचार 1915 के आसपास वाला सुना होगा आपने, तो कौन जुड़े हैं उससे? अपने आप में शक्ति ये कहते हैं बद्रीदत्त पांडे जी, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमन स्मृति ग्रंथ है, सुमन स्मृति ग्रंथ ये किसके द्वारा रचित है? बताइए। ये है बच्चों डॉक्टर भक्त दर्शन, ठीक है। सुमन स्मृति ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है? डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा। अब आप मुझे बताइए, गौरापंत जी का संबंध अगर किस चीज से है आता है तो बना लेंगे ना, ये किस चीज से है बच्चों? लेखिका, ठीक है। गौरापंत जी किससे संबंधित है? लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसून जोशी लगातार हाईलाइट रहते हैं, लगातार चर्चा में रहते हैं। प्रसून जोशी जी का संबंध है फिल्म तथा मनोरंजन से। शायद इस बार भी इनको दिया गया क्या पुरस्कार वगैरह मिला है? जो अभी उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला 9 नवंबर को संभवतः मिला है, ठीक है। तो प्रसून जोशी फिल्म और मनोरंजन से ही संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, शिव प्रसाद डबराल जी का संबंध किससे? इतिहासकार है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड आपको मैंने बता दिया है, शिव प्रसाद डबराल जी वो इतिहासकार है, ठीक है। इसके अलावा एक तारादत्त गैरोला जी हैं, तारादत्त गैरोला अधिवक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपका शीशपाल 2017 में, ठीक है। हालांकि यूकेपीएससी पूछे ना पूछे इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन जो आपका प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर है वो हमेशा सुपरहिट रहता है बच्चों। किसी भी एग्जाम में चले जाइए उत्तराखंड के 2 नंबर तय है, 2 से 3 नंबर प्रमुख व्यक्तित्व वाला कंफर्म है। तो मैं जो अभी कह रहा हूं ना आपसे कि आज मैं वीडियो खत्म होने के बाद आपको कुछ दे के जाऊंगा टॉपिक, तो ये यही टॉपिक है। आज के दिन परीक्षा वाणी का प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर रट्टा लगा देना, मान के चलना 2 नंबर आपके पेपर में आने वाले हैं, चाहे कोई भी एग्जाम आपका क्यों ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस के लिए मिला था 1968 में? आप सभी जानते हैं उनकी जो प्रसिद्ध रचना है चिदम्बरा, उस चीज के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक्स मानव के नाम से किसको जाना जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने पहले कह दिया था, ये सब आपको आते होंगे। ब्रिक्स मानव किसको कहा जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को, ठीक है। इसके अलावा कुमाऊं केसरी किसको कहते हैं? बद्रीदत्त पांडे जी को। उत्तराखंड का गांधी किसको कहते हैं? इंद्रमणि बडोनी को। ये ऐसा पेपर है, जैसे ये ऐसे क्वेश्चन है जो पहली बार तैयारी कर रहा होगा ना, वो बहुत इंटरेस्ट लेता है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि उसको लगता है कि यार अच्छा मैंने नई चीज सीख ली है, लेकिन जो 1-2 महीने भी जिसने तैयारी की होगी उसके लिए बहुत हल्के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड की पहली पुलिस महानिदेशक कौन थी? डीजी यानी कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी, ठीक है। अब खैर अब तो उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन क्या पता पूछ दे, कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी, ठीक है। पुष्पेश पंत जी उत्तराखंड से संबंधित है, बेरीनाग साइड कहीं से उनका संबंध है, वो जेएनयू यूनिवर्सिटी जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वहाँ पे वो प्रोफेसर भी रहे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, ठीक है। इसके अलावा मैती आंदोलन का संबंध अगर आपसे पूछता है तो वृक्षारोपण से है, ठीक है। मैती आंदोलन किस चीज से संबंधित है? वृक्षारोपण से। मौलाराम जी किस चीज से संबंधित है आपको पता है? चित्रकार से। इसके अलावा गौरापंत सिवानी का जन्म पूछा गया था एक बार, कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में, ये नहीं आएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन यूकेपीएससी मुश्किल से पूछता है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी किसको कहा जाता है? कर्णावती को, ठीक है। रानी कर्णावती को नाक काटने वाली रानी कहा जाता है। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक रचना है बच्चों सुरेंद्र सिंह पांगती की, ठीक है। 46 सुरेंद्र सिंह पांगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपने सुना होगा ना, पहाड़ के आगे पहाड़, पहाड़ के भीतर पहाड़, ऐसे लिखो, पहाड़ के आगे फिर 2 डॉट भीतर पहाड़। ये रचना है अपने आप में किसकी? बलवंत मनराल जी की, ठीक है। पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, ठीक है। क्या लिखोगे? पहाड़ के आगे फिर 2 डॉट लगाओगे, भीतर पहाड़ लिखोगे, यह बलवंत मनराल जी की, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मनोहर श्याम जोशी द्वारा कुछ लिखित रचनाएं हैं। कक्का जी का हिंद किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की। मुंगेरी लाल के हसीन सपने किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की। और जमीन आसमान किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की। यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, मनोहर श्याम जोशी आपके सिलेबस में भी है। कक्का जी का हिंद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और जमीन आसमान, ये किसकी रचनाएं हैं अगर पूछता है तो मनोहर श्याम जोशी की, ठीक है। जय भारत जय उत्तराखंड नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसकी है? उत्तराखंड का नाम इसमें आ रहा है तो राजेंद्र धस्माना जी की है। जय भारत जय उत्तराखंड नामक रचना किसकी है? राजेंद्र धस्माना जी की है, ठीक है। इसके अलावा आता है कौन, मतलब उत्तराखंड में किस विद्वान को महामहोपाध्याय व शास्त्रार्थ महारथ जैसी उपाधियां प्राप्त हुई हैं? डॉक्टर शशिधर शर्मा को, ठीक है। तो उत्तराखंड में किस विद्वान को महामहोपाध्याय, लिख लेना, महामहोपाध्याय, महामहोपाध्याय, ठीक है,
ये, और दूसरा जो उपाधि इनको मिली है वो मिली है कौन सी, शास्त्रार्थ। ये नामक उपाधियां किसको मिली हैं, ये मिली है बच्चों डॉक्टर शशिधर शर्मा को जी को, ठीक है, शशिधर शर्मा जी को ये दोनों उपाधियां मिली, ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। आर्यों का आदि निवास यानी आर्य जो थे उनका आदि निवास, जो प्राचीन निवास है वो मध्य हिमालय था। वो किसकी है, भजन सिंह की। किसकी है, भजन सिंह की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि राज्य में जो दलित हैं उनको शिल्पकार नाम देने में किसकी अग्रणी भूमिका रही थी, खुशीराम आर्य जी की, ठीक है। शिल्पकार नाम जो दिया था दलितों को, खुशीराम आर्य जी ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, 1989 में जो ये जॉली ग्रांट में है ना, हिमालयन इंस्टीट्यूट ट्रस्ट, 1989 में जो जॉली ग्रांट में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी, स्वामी राम ने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्वामी राम ने जॉली ग्रांट देहरादून में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन जो आता है बच्चों, 1977 में किसने टिहरी के अंजनी सेन में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की, स्वामी मनमथन ने, ठीक है। स्वामी मनमथन लिखो, स्वामी मनमथन ने क्या की थी, टिहरी में 1977 में किसने टिहरी के अंजनी सैन में, किसने टिहरी के अंजनी सैन में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा ढोल सागर के रूप का ज्ञाता के रूप में किसको जाना जाता है उत्तराखंड में, उत्तम दास। ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में किसको जाना है उत्तराखंड में, उत्तम दास जी को ढोल सागर के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा उत्तम दास जी का संबंध मैंने बता दिया ढोल सागर यानी संगीत से, ठीक है। अवधेश कौशल का संबंध पता है किस चीज से, अवधेश कौशल पर्यावरण से है, ठीक है। अवधेश कौशल लिखना पर्यावरण से, और लिखना नारायण सिंह थापा सिनेमोटोग्राफी, ठीक है। नारायण सिंह थापा लिखना सिनेमोटोग्राफी। इसके अलावा नीलांबर पंत का संबंध आपको पता होगा अंतरिक्ष विज्ञान से है, इसको पद्म कुछ अवार्ड भी मिला था, ठीक है। खड़क सिंह बल्दिया जी का संबंध आपको पता है भू विज्ञान से यानी भूविज्ञान से संबंधित है। आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध आपको पता होगा कृषि विज्ञान से है। इसके अलावा दीक्षाविष्ट पत्रिका छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्योतिराव पांडे प्रशासन, ये भी छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमानी शिवपुरी फिल्म इंडस्ट्री में है, ये क्वेश्चन कभी कभी आ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड की है, रुद्रप्रयाग की संभवतः है ना। इसके अलावा देखो हिमपुत्र या हिमालय पुत्र किसके नाम से किसको जाना जाता है, हेमवती नंदन बहुगुणा जी को जाना जाता है, ठीक है। पिंगला या प्योला किसको कहते हैं, जिया रानी को। इसके अलावा गढ़वाल की रानी किसको कहा जाता है, तीलू रौतेली को। इसके अलावा नाक काटने वाली रानी किसको कहा जाता है, कर्णावती को, ठीक है। ये अपने आप में क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला आता है वो कुछ नाम और सुनना, लोकरत्न पंत यानी गुमानी किसको कहा जाता है, लोकरत्न पंत को, यानी किसका नाम है गुमानी लोकरत्न पंत का। सें या घुसें किसको कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को, सें या घुसें को। और मौलिक पंडित के नाम से किसको जाना जाता है, अपने आप में नैन सिंह रावत को जाना जाता है मौलिक पंडित के नाम से। इसके अलावा गौरा देवी किस चीज से संबंधित है, पर्यावरण से। चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, गौरा देवी के द्वारा, ये भी पता होना चाहिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी, पंडित श्रीराम शर्मा ने, ठीक है। पंडित श्रीराम शर्मा, ठीक है। हरिद्वार में क्या की थी इनने, शांति कुंज की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी, पंडित श्रीराम शर्मा ने। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका चंडी प्रसाद भट्ट जी का संबंध है किससे, पर्यावरण से। आपको ये पता होना चाहिए चंडी प्रसाद भट्ट जी को जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला किस ईयर मिला, कमेंट सेक्शन में बता देना है, ठीक है। बछेंद्री पाल का संबंध आपको पता है, पर्यावरण से संबंधित है। और इसके अलावा जो आपका आता है उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है प्रयाग दत्त पंत जी को। उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन किसने शुरू किया था, प्रयाग दत्त पंत ने, ठीक है। इसके अलावा आपका जो गढ़ केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। इसके बाद चित्रकला, रणवीर सिंह बिष्ट जी का संबंध किस चीज से है, चित्रकला से, पता होगा ना रणवीर सिंह बिष्ट जी का। इसके अलावा जो आपका अगला क्वेश्चन है ये आता है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, मैंने आपको बताया था जिया रानी को, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूकेपीएससी की ओर से ये भी है, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, बिस्नी देवी शाह।
यानी उत्तराखंड के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? बिस्नी देवी शाह। ठीक है, भारत रत्न किसको मिला है? यहाँ से सिर्फ गोविंद बल्लभ पंत जी को मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका आता है रूम ऑफ द रूफ, किसकी रचना है? रस्किन बॉन्ड की। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, रस्किन बॉन्ड की एक प्रसिद्ध रचना है रूम ऑफ द रूफ, इसको पक्का लिखना है। ठीक है, रूम ऑफ द रूफ किसकी है? ये क्या किसके है? आपकी रस्किन बॉन्ड की। ठीक, बोरीवाली से बोरी बंदर किसकी रचना है? ये हिंदी में मैंने पढ़ाया होगा आपको, सैलिस मठियानी जी की है। ठीक है, बोरीवाली से बोरी बंदर तक। इसके अलावा जो आपके दो क्वेश्चन और हैं, एक है आपका यहाँ से वृक्ष मानो, मैंने आपको बता दिए हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है चारण नाम किसको जाना जाता है उत्तराखंड में? चारण नाम से जाना जाता है बच्चों शिव प्रसाद डबराल जी को। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी है पुस्तक? मुकुंदी लाल की, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? मोहन सिंह मेहता को। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यानी कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुमाऊं का, ठीक है, मोहन सिंह मेहता को जाना जाता है। और सुमित, ये आपको पता होगा कि गढ़ किससे किसको कहता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कह रहे होगे सर ये आपने क्या कर दिया क्वेश्चन में, मतलब क्या पढ़ाया आपने? बच्चों ये इसलिए क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, और क्रैश कोर्स का ये मतलब है कि इसमें से भी प्रश्न आएगा। तो आपका जो टारगेट है आने वाले 24 घंटे के अंदर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर आपका मुंह जबानी याद होने चाहिए, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पता होने चाहिए, और उसको अच्छे से आप लोग आज क्या कर लेंगे? तैयार कर लेंगे। ठीक है, होपफुली ये जो चीज़ है आपकी समझ आई होगी। आप इसकी ज्योग्राफी को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्या पता एक आधे क्वेश्चन वहीं से आपसे पूछ दे। उसके अलावा जो उत्तराखंड वाला टॉपिक मैंने आपको दिया है इसको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।